हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का फर्स्ट चैप्टर ऑन इक्वालिटी का रिवीजन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने कोरोना के समय लॉकडाउन पीरियड है उसमें बच्चों को सपोर्ट किया हम लोगों ने कि कैसे ऑनलाइन स्टडी किया जाए, जब बहुत से क्लासेस वगैरह उनके नहीं चल रहे थे और स्कूल में भी क्लासेस प्रॉपर्ली नहीं हो रहे थे। उसमें हम लोगों ने कोशिश किया कि बच्चों को ऑनलाइन सहायता किया जाए, पढ़ाकर सहायता किया जाए। तो आज हम लोग रिवीजन करेंगे, क्लास ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है इसका। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिविक्स का जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का जो फर्स्ट चैप्टर है ऑन इक्वलिटी, इसकी बात करेंगे। हम लोग दोनों लैंग्वेज में बात करेंगे, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, सो दैट हम लोग जो इश्यूज हैं, जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम लोग समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके और सॉल्यूशन ओरिएंटेड हम लोग सोच सके। तो सबसे पहला चैप्टर है ऑन इक्वलिटी। हमारे साथ स्टूडेंट में है सिद्धि दात्री, क्लास कक्षा 7 की स्टूडेंट। सिद्धि, इक्वलिटी के बारे में आप क्या जानते हैं? इक्वलिटी के बारे में क्या जानते हैं आप? इक्वालिटी होती है जैसे सारे लोग इक्वल होते हैं लॉ के पहले। Everyone is equal before the law and no one should be discriminated against their gender, religion, caste, etc. इक्वलिटी इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इक्वलिटी को कहते हैं ना, सभी लोग समान हैं, सभी लोग समान हैं, ठीक है, समानता, सब लोग इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम लोग सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में हम लोग बाल संसद प्रोग्राम में भी इक्वलिटी पे डिस्कशन में बहुत से बच्चे शामिल हुए थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम अपना कंट्री का स्ट्रक्चर क्या है, हम लोग हमारे कंट्री किस तरह का सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है हमारे कंट्री का। तो हमारी कंट्री जो है डेमोक्रेसी कंट्री है, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री है। किस तरह की कंट्री है हमारी? रिपब्लिक डेमोक्रेटिक। क्या होती है ये रिपब्लिक डेमोक्रेसी? रिपब्लिक कंट्री का मतलब होता है कि जो प्रेसिडेंट वो इलेक्टेड होता है, और डेमोक्रेटिक का मतलब होता है गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। वेरी गुड। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र, जिसमें प्रजा का शासन, मतलब लोगों के शासन होते हैं, पीपल के शासन होते हैं, वहाँ के सिटीजन जो है उसको वोटिंग राइट होता है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। और जो हमारा जो सिंबॉलिक जो हमारे प्रेसिडेंट जो है, एक हमारा प्रतीक है, और उसको भी हम लोग यहाँ के प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड होते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा था रिपब्लिक डेमोक्रेसी। तो इंडिया इज डेमोक्रेसी है। तो हम लोग इसके पिछले जो क्लास है, क्लास 6 में आपने क्या क्या पढ़ा था सिद्धि? इक्वालिटी के बारे में पढ़ा था। क्या कौन कौन से चैप्टर थे आपके क्लास 6 में? डिस्क्रिमिनेशन, डाइवर्सिटी। ओके, तो हम उसमें डेमोक्रेसी के गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स हम लोगों ने देखा था, गवर्नमेंट के बारे में जाना था, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन एजुकेशन, पंचायती राज गवर्नमेंट, लोकसभा, राज्यसभा, इन एलिमेंट के बारे में उन्होंने स्टडी किया था क्लास 6 में। तो इससे आपको काफी आइडिया मिल जाएगी कि इंडिया जो इंडियन रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा। आप जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी आपने देखा है कि प्रियम्बल के बारे में कुछ आइडिया है आपको सिद्धि? हमारी प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है? भारत को हम कैसा देश बनाना चाहते हैं? सॉवरेन, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। गुड, वेरी गुड। और इसके लिए हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? फ्रैटर्निटी, जस्टिस, इक्वालिटी। वेरी गुड, इक्वलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इक्वलिटी से हमें क्या अचीव होगा? तो इक्वलिटी से हमें जो हमारा जो लक्ष्य है कि समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का जो लक्ष्य है, सोशलिस्ट, सेकुलर, सोवरेन, रिपब्लिक डेमोक्रेसी का जो ऑब्जेक्ट है वो हमें गेन होगा। तो इसके लिए हम सारे सिटीजन को इक्वलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो स्टेट है जो सारे सिटीजन को कहती है कि आप इक्वल हो, स्टेट के सामने आप सारे सिटीजन इक्वल हो।
तो यहाँ पर हमने देखा लास्ट क्लास में हमने सीखा था ये दिस इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन हो वहां पर, रिजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, कोई जो इश्यू जो है कॉन्फ्लिक्ट हो उसका रिजोल्यूशन हो, एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस। तो इक्वलिटी क्या है? की फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी का की फीचर है, मुख्य बातें हैं डेमोक्रेसी की। इक्वलिटी के बिना डेमोक्रेसी की कल्पना नहीं की जा सकती। लोग इक्वल है, हम कहते हैं इक्वल वोटिंग का राइट है, सब लोगों को वोटिंग का राइट है। क्या वोटिंग के राइट किसके हो? Everyone is equal for the vote. इक्वल वोटिंग राइट, Everyone has one vote. वन वोट एंड इक्वल वोट है वो, ठीक है। एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग, और ये जो है सारे एस्पेक्ट जो है उसको अफेक्ट करती है, उस फंक्शनिंग को अफेक्ट करती है। तो इस चैप्टर में आप जानेंगे कि इक्वलिटी क्या है, व्हाट इट इज, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन द डेमोक्रेसी। ठीक है, क्या इक्वलिटी समानता क्या है और ये प्रजातंत्र के लिए क्यों जरूरी है, एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया, और क्या भारत में सभी लोग इक्वल हैं कि नहीं है। तो यहाँ पर एक स्टोरी दिया हुआ है, स्टोरी के माध्यम से आप इसको समझेंगे। स्टोरी बेटर होगा कि आप हिंदी में हम लोग पढ़े हैं सिद्धि, इन बोथ लैंग्वेज, वी आर ट्राइंग टू रीड आउट इन बोथ लैंग्वेज। ये स्टोरी आपके इस फॉर्म में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टोरी में जो यहाँ पर जो पात्र हैं वो कौन कौन से हैं यहाँ पर देखिए। एक मंजीत कौर है जो टीचर है, तेजा सिंह ट्रेडर है, और क्या है गिरीश राव स्टूडेंट, एंड कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर, और सुजाता कुमारी डोमेस्टिक वर्कर। अगर सारे लोग एक क्या है एक लाइन में खड़े हुए हैं, क्या आप इनको देखने से क्या नजर आता है आपको? ये सारे वर्कर्स हैं। नहीं, कोई वर्कर्स है, कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, कोई ट्रेडर है। मान लीजिए इसको वोटिंग देना है या कोई सामान लेना है, तो इस लाइन में इनको खड़ा होना चाहिए कि किसी भी लाइन में खड़ा हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई टीचर है तो उसको आगे कर दिया, या ट्रेडर है उसको आगे कर दिया, स्टूडेंट है आगे कर दिया, डोमेस्टिक वर्कर पीछे रहा। तो इस तरह इक्वलिटी का बहुत जगह इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन वो होता है आपका। तो इक्वलिटी हम कहते हैं कि इक्वलिटी नहीं है वहां पे। बहुत सा समय आप देखते हैं कि ऑन इलेक्शन डे, देखिए आप रीड आउट कीजिए सीधी, इसको फास्ट रीड कीजिएगा थोड़ा। On election day, Kanta and her friend Sujata are waiting to cast their votes. Isn't it good, Suja, that we can all vote as equal citizens of our country? Even Jane Saab is standing in the line with us. Yes. Go on, Kanta, it's your turn now. I will vote for the candidate who has promised to bring pipe water to our area. यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि किसी को कोई कह रहा है कोई साहेब जी हैं, जैन साहब जी, ठीक है, तो वो भी रो में है, तो उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि वो आगे हैं। इट्स अ गुड सुजाता दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। हम लोग सब लोग इक्वल हैं, तो वोटिंग तो किसी भी लाइन में लग कर किया जा सकता है। ठीक है, तो कहते इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस। ठीक है, जैन साहब कोई रिस्पेक्टेड पर्सन है, वो लाइन के आगे हैं, उनको वो जरूरी नहीं कि लाइन के आगे वो रहे। यहाँ पर सुजाता या कांता देवी सब लोग आगे रह सकते हैं। गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज प्रॉमिस्ड। किसको वोट देना चाह रही है कांता? जिस कैंडिडेट जिसने प्रॉमिस किया था उसके एरिया में पाइप वाटर लाएगा। वेरी गुड। जो इश्यूज जो इसका प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर रहा है, उसको वोट देना चाह रही है, जिसने प्रॉमिस किया कि इसका आपके जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख रही हो एक लाइन देखिए, रिजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट और इश्यूज और प्रॉब्लम्स। आफ्टरवर्ड्स रीड आउट कीजिए सीधी। We'll see you later, Kanta. Yes, namaste, Sahab. Gudiya has been running fever and I have to take her to finish
I have to take her to the hospital, but I will have to finish the work at Sahib's house first and ask for some advance. At home, गुड़िया क्या है, उसको फीवर है fever. एंड आज टू टेक हर टू हॉस्पिटल ले जाना है, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट द साहिब हाउस। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या दे रही है कि साहिब के घर वो काम करती है, तो सोचती है कि साहिब के घर में काम कर लूं एंड आस्क फॉर सम एडवांस, और कुछ पैसे एडवांस लूं सो दैट इसको इलाज करवा सकूंगा। At home. Here, have some of this, you'll feel better. And when I'll get back in the evening, we'll go to the hospital, okay? It's no wonder that Gudia fall ill often. The basti is never clean. क्या प्रॉब्लम है बस्ती में? वो clean नहीं होती कभी. गंदी है, ठीक है। Here have some of this, you'll feel better, and when I get back to the evening, we will go to the hospital today. क्या करती है उसकी मम्मा? कि मैं इवनिंग से जब आऊंगी तो हॉस्पिटल जाएंगे। हाँ, वो क्या देखती है शहर में, उसके जो जिस बस्ती में रहती है, बस्ती मतलब गांव या विलेज जहां पर रहती है वहां पर क्या है, गंदगी है, फैली हुई है। आगे रीड आउट कीजिए। Make sure to do the corners properly. Here's the advanced kanta, but don't make a habit of it. No, madam. क्या कहती है? पहले उसकी मैम कहती है कि कॉर्नर्स अच्छे से करो, उसके बाद वो एडवांस दे के कांता को बोलती है कि इसकी हैबिट मत करो। हाँ, एडवांस ले लो, लेकिन अगली बार से इसकी आदत मत डालना। आगे इवनिंग। That evening, just few more minutes, Beti. Jain madam and Jain Sahab may stand in line to vote, but they never have to do it when the children are sick. जैन साहब क्या था? स्टैंड इन द लाइन ऑफ द वोट में लाइन में पहले थे, बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। ठीक है, अगर आपके चिल्ड्रन सिक थे, यहाँ पे क्या कहती है वो कि जैन मैडम और जैन साहब वोट करने के लिए लाइन में खड़े हो सकते हैं, बट उनको कभी वोट नहीं करना पड़ेगा जब उनके बच्चे सिक। That they never have to do it when their children are sick, बीमार होंगे। यहाँ पर एक पॉइंट आया है बेटा, ये रीड आउट कीजिए। तो डू यू थिंक दैट कांता हैज इनफ रीजन टू डाउट whether she is really is equal? List 3 reasons from the story about that might make her feel like this. स्टोरी से 3 ऐसा रीजन निकालिए जहां से आपको पता चलता है कि वो इक्वल नहीं है। पहला रीजन हो सकता है कि कांता एक डोमेस्टिक वर्कर है, गुड, तो इसलिए सब उसको अनइक्वल ट्रीट कर सकते हैं। और दूसरा रीजन हो सकता है कि उसको जब उसके बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। ठीक है, और क्योंकि वहां पर इलाज के लिए कम खर्चे लगेंगे उनके। तीसरा, जब उनको उनकी तबीयत खराब होती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनको क्या होता है, पहले उनके पैसे की कमी रहती है तो पहले उनको मांगना पड़ता है ना, दूसरे के पास जाके सर्व करना पड़ता है। पहले क्या, मैं पहले प्रायोरिटी क्या देना पड़ता है, पहले जाके काम करना, उसके बाद जाके इलाज करवाना। ठीक है, तो वहां उसमें लीव नहीं ले सकी। ठीक है, और ये तो इस बहुत सी चीजें, इस तरह की चीजें हैं। लाइन में जब खड़े हैं, वोटिंग में लाइन में खड़े हैं, तो जो रिस्पेक्टेड पर्सन है वो आगे हैं, इवन उनको रास्ता कहती है कि आप आगे आए लाइन में। तो इस तरह की चीजें जो होती है, बहुत सी चीजें दैट इज शो करता है कि इक्वलिटी में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। सारे लोग इक्वलिटी मतलब उसके इक्वलिटी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है। इक्वल करने का मतलब सारे लोग इक्वल नहीं हो गए। ठीक है, इक्वलिटी एक्चुअली प्रैक्टिस में कैसा है, तो आप सोसाइटी में देखिए और जानने की कोशिश कीजिए कहाँ पर लोग इक्वली, ये जो प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी जो है वह कहाँ कहाँ आपका वायलेट हो रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन के लिए है। अब आप पढ़िए इक्वल राइट टू वोट। The story above begins with Kanta standing in line to cast her vote. Look again at the various people
who was standing in line with her. Kanta recognizes her employer, Ashok Jain and Chote Lal, her neighbor in a democratic country like India. All adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. This, as you have learned in class 6 book, is called Universal Adult Franchise and is an essential aspect for all democracies. रुकिए, क्या देखा आपने? कांता वोट करने आई है, स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वोट। तो वहां पर क्या देखती है? डिफरेंट स्टैंडिंग इन द लाइन। कांता रिकॉग्नाइज अपने एम्प्लॉयर को रिकॉग्नाइज करती है, और क्या है वहां पर अशोक जैन एंड छोटे लाल नेवर जो है उनके, उसको भी रिकॉग्नाइज करती है। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी कंट्री में लाइक इंडिया क्या है? एडल्ट्स, रिस्पेक्टिव ऑफ एडल्ट्स को इक्वल राइट ऑफ द वोट है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, उनका एजुकेशनल स्टेटस कुछ भी हो, कास्ट कुछ भी हो, ठीक है, रिच या पुअर का जो है, रिस्पेक्टिव ऑफ दिस ऑल, ठीक है, ऑल हैव द इक्वल राइट टू वोट। इसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग। एडल्ट फ्रेंचाइजिंग, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आपने क्लास 6 में पढ़ा है। देखिए आइडिया क्या है इसके? आइडिया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो ये बेस है इक्वलिटी प्रिंसिपल पे, इस पे बेस है। एवरी एडल्ट हैज अ राइट टू, बेस है, क्योंकि ये कहता है कि एवरी एडल्ट इन ए कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ वेल्थ, कम्युनिटीज और किसी ही बिलोंग्स टू हैव वन वोट। ठीक है, एवरी एडल्ट इन कंट्री have equal right to vote irrespective of wealth, community, education, caste, religion, have equal right to vote. Kanta is cited to vote and happy that she is equal to all of the others because each of them has one vote. ठीक है? But as her days goes on, Kanta becomes less certain about what the equality really means. जैसे जैसे उसका पूरा दिन जाता है तो कांता क्या आप सोच रही है? बिकम्स लेस सर्टेन, बहुत लेस सर्टेन का मतलब पूरे श्योर नहीं है कि इक्वलिटी है एक्चुअल में, मैं पूरी इक्वल हूं या नहीं, हाँ श्योर नहीं है उसके बारे में। ठीक है, तो क्या इक्वलिटी रियली मीन्स व्हाट? तो व्हाट इज इट दैट मेक्स कांता अनश्योर? किसके बारे में अनश्योर है वो? एक्चुअली इक्वलिटी प्रैक्टिस में है कि नहीं है? लेट्स टेक ए लुक एट द डे इन हर लाइफ। चलिए स्टोरी ये रीड आउट कीजिए। कहाँ रहती है कांता? What is that makes Kanta unsure? Let's take a look at a day in her life. She lives in a slum and has a drain behind her house. Her daughter is sick, but she cannot take the day off from work because she needs to borrow money from her employers to take her child to the doctor. Her job as a domestic help tires her out, and finally she ends her day by again standing in a long line. This long line is front of the government hospital, is unlike that one in the morning because most of the people standing in it are poor. पूरा डे का स्टडी करते हैं, उसका पूरा जो डेली उनका पूरा डे जाता है उसके बेसिस पे आप देखिएगा कि कैसे इक्वलिटी वहां पर में इशू क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इन प्रैक्टिस में इसके। अब आइए यहाँ पर अदर काइंड्स ऑफ द इक्वालिटी। सबसे पहले एक कुछ न्यूज के हेडलाइंस को रीड आउट कीजिए, तो क्या लिखा हुआ इसमें? Ellie Lenz invited for 32 MMS 5-4 fair, beautiful girl working in IT community, Mumbai from BE MBA, boy working in IT company, Mumbai from BE MBA, boy working in Mumbai, abroad from IT industry, caste or nowhere, SC ST excuse, send BHP must। क्या इससे पता चलता है आपको? मैट्रिमोनियल के लिए क्या? गुड, मैट्रिमोनियल के लिए। क्वालिफाइड ब्यूटीफुल टॉल गर्ल
4 Gupta boy 28/6 CA working MNC TXS USA 80K। यहाँ देखिए, यहाँ पर तो लिखा है उसने कास्ट नो बार, ठीक है, मतलब कोई किसी भी कास्ट की चलेगी, दूसरे कास्ट के हैं तो भी चलेगा। और लेकिन बाद में फिर लिखता है SC ST एक्सक्यूज, SC ST उसमें नहीं भेज सकते। तो यहाँ पर जो कास्ट के बेसिस पे वो प्रोवाइड कर रहा है, तो ये एक्चुअल में प्रैक्टिस में है इक्वलिटी, सारे लोग इक्वल हैं। दूसरा पढ़िए। Tamil Brahmin, a younger groom 1981 प्रोफेशनल bond गर्ल, ब्यूटीफुल टॉल गर्ल, 4 गुप्ता बॉयज CA वर्किंग MNC, ठीक है, यूएसए में वर्क TXS कर रहा USA है, 80K। ठीक है। उसके बाद तमिल ब्राह्मण, क्या दैट इज ब्राह्मण, अयंगर। Tamil Brahmin, a younger groom 1981 born Naithru Vakashyapa Gotram Swati Sthar 180 cm tall fair। यहाँ पर देखिए, सर्कल द रेफरेंस टू अ कास्ट इन द मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट गिवन अलाउ। कास्ट यहाँ पर नो बार SC ST, ठीक है। यहाँ पर अभी देखिएगा, ठीक है, स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, प्रोफेशनल, क्वालिफाइड, ब्यूटीफुल, टॉल गर्ल, ठीक है। और यहाँ पर ब्राह्मण, दैट इज द कास्ट, ठीक है। तो इस तरह का आप देखते हैं, तो इससे क्या आपको लगता है कास्ट सिस्टम में पता चलता है, कास्ट सिस्टम के बेसिस पे इक्वलिटी में कोई प्रॉब्लम आते हैं, कुछ प्रॉब्लम आते हैं, इस कास्ट का है तो इसको प्रायोरिटी दिया जाए, ठीक है। अदर काइंड्स ऑफ द इक्वलिटी, चलिए रीड आउट कीजिए इसको। Kanta is one of the many people who live in democratic India and who have to right to vote, but whose daily living and working conditions are far from equal. Apart from being poor, people in India experience inequality in different ways. Let us see what this means by reading the two stories given below. Each of these is based on a real incident in people's life and reflects the different kinds of inequality that exist on India. हाँ, इस स्टोरी से क्या है, हमें रियल इंसिडेंट पता चलता है कि लोग कैसे रहते हैं यहाँ पर और कैसे इनइक्वालिटी किस टाइप से डिस्क्रिमिनेट होते हैं। हाँ, डिस्क्रिमिनेट होते हैं, गुड। One of the more common forms of inequality in India is the caste system. What is the caste system? ठीक है, if you live in the rural India, your caste identity is something that you probably learn or experience very young. ठीक है, रूरल में आपको ज्यादा अनुभव करने को मिलेगा। रूरल मतलब विलेज, हाँ, विलेज वगैरह में लोग कास्ट सिस्टम से ज्यादा ये होते हैं। इवन जैसे मैं जहाँ रहता हूँ, यहाँ पर लोग कास्ट के बारे में उतना नहीं जानते हैं, ठीक है, उतना हम लोग पूछते भी नहीं है कास्ट सिस्टम, कौन किस कास्ट के हो, क्या हो। इवन सरनाम से भी हम लोग को उतना मतलब नहीं होता, सरनेम से। लेकिन आप जैसे जैसे रूरल एरिया में जाते हो तो वहां पे आप इसका ज्यादा प्रैक्टिस होता है, मतलब लोग एक जनरली आप लोग पूछते हैं किस जाति के हो। But just look at this matrimonial shown from the leading English newspaper and you will see how important the issue of the caste community continues to be in the minds of the highly educated urban Indians. अर्बन ऐसे नहीं कि अर्बन सोसाइटी में इसका प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन देखिए मैट्रिमोनियल, यहाँ पे मैट्रिमोनियल के कुछ आपके पेजेस हैं जिससे आपको ये पता चल रहा है कि कैसे कास्ट सिस्टम से लोग एक डिस्क्रिमिनेट करते हैं, प्रेफरेंस कैसे लोगों का चेंज हो जाता है। जैसे मैट्रिमोनियल में यहाँ पर आपको देख रहे होंगे कि आप क्वालिफिकेशन के बेस पे, यहाँ पर कास्ट सिस्टम के बेस पे, देखिए कास्ट है, कहते हैं SC ST एक्सक्यूज, ठीक है, तो SC ST को डिप्राइव किया जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद आप देख रहे क्वालिफिकेशन बेसिस पे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको यहाँ पर कुछ साउथ इंडियन एंगर वगैरह जो होते हैं, यहाँ देखो ब्राह्मण,
ठीक है, ब्राह्मण फैमिली उसको तो ये है। तो इस तरह की कुछ प्रैक्टिस है जो आप देख सकते हैं अर्बन में, जहां पर मैट्रिमोनियल वगैरह में आपको मिल जाएगा इस तरह के एग्जांपल। Now let us read a story about the experience of a Dalit child attending school। एक दलित चाइल्ड की स्टोरी हम यहाँ पर देखते हैं। दलित चाइल्ड किसको कहते हैं बेटा? दलित मतलब लोअर कास्ट, दलित मतलब ब्रोकन, तो लो कास्ट का बच्चा। हाँ, तो यहाँ पर दलित इज a term that so called lower caste used to address themselves, so called Dalit means broken, and by using this word lower caste are pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against। ठीक है, दलित मतलब उसको कहते हैं, देखो सोसाइटी में जो, हाँ ये वर्ड जो है एक्चुअली हम डिस्क्रिमिनेशन के लिए यूज कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, वो दलित है, ये डिस्क्रिमिनेशन के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950-2013 इज ए फेमस दलित राइटर। इन हिज ऑटोबायोग्राफी क्या लिखा? जूठन। जूठन। He writes, read out करो। I had to sit away from others in the class, and that too on the floor. The mat ran out before reaching the spot I sat on. Sometimes I would have to sit away behind everybody right near the door, but sometimes they would beat me without any reason. When he was in class 4, देखो अब रुक जाओ, वो अपने स्टोरी में लिख रहा है कि I had to sit away from the others in the class, मतलब क्लास में सबसे पीछे बैठता था वो, and that too on the floor, लोग कुर्सी चेयर पे बैठते थे और वो क्या था, नीचे बैठता था। That is a discrimination। ठीक है, उसके बाद लोग क्या होते थे जो उसकी पिटाई भी कर देते थे बिना रीजन के उसके। ठीक है, तो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ प्रैक्टिस में था। When he was in class 4, हेडमास्टर ने कहा कि ओम प्रकाश को बुलाया और कहा कि स्वीप द स्कूल एंड प्लेग्राउंड, पूरे स्कूल की सफाई करो, स्कूल और प्लेग्राउंड की। ही राइट्स, वो लिखता है कि द प्लेग्राउंड वाज वेरी लार्जर, बहुत बड़ा था, देन बाय अ स्मॉल फिजिक कुड हैंडल एंड क्लीनिंग इट। ठीक है, बच्चा बहुत छोटा होता है, उसके उतना बड़ा ग्राउंड पे शारीरिक मेहनत, उस फिजिकल मेहनत कराना ठीक नहीं होता है, लेकिन उसने क्या कहा, उसके हेडमास्टर ने वहां पर क्या प्रैक्टिस किया, इनइक्वालिटी की, उसको सफाई करो। अब देखो, माई बैक बिगन टू एच, ठीक है, उसके ठीक है दर्द करने लगे हैं। जाहिर सी बात, इतना बड़ा लंबा काम करेगा तो बच्चे के लिए तो सुटेबल नहीं है वो, तो दर्द करने लगे। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, उसके पूरा जो फेस है जो पूरे धूल से ढक गया। डस्ट हैज गॉन इनसाइड माय माउथ, और उसके मुंह में चला गया डस्ट। एंड अदर चिल्ड्रन इन माय क्लास वेयर स्टडीइंग एंड आई वाज स्वीपिंग। क्या हुआ, अदर लोग क्या थे, स्टडी कर रहे थे, जबकि वो स्वीपिंग उसके चल रहे थे। हेडमास्टर वाज सिटिंग इन हिज रूम एंड वाचिंग मी, ठीक है, वो देख रहा था। आई वाज नॉट इवन अलाउड टू गेट ए ड्रिंक ऑफ वाटर, ठीक है, उसको ये भी अलाउ नहीं था कि वो जाके पानी पी सके। आई स्वेप द होल डे फ्रॉम द डोर्स एंड विंडो ऑफ द स्कूल रूम। द आईज ऑफ द टीचर एंड द बॉयज सॉ दिस स्पेक्टेकल, ठीक है। तो क्या हुए उसके, तो वो स्वीप कर रहा था और उसको पानी पीना भी अलाउड नहीं था। बाकी सारे बच्चे पढ़ रहे थे और उसको सफाई करना पड़ रहा था। उसके बाद जो टीचर्स थे वो सब मुझे देख रहे थे। हाँ, टीचर्स बॉयज सारे उसको देख रहे थे। Om Prakash was made to sweep the school and the playground for the next couple of the days, and this only come to an end when his father, ठीक है, कब हुआ, जब उसके फादर आए, who happened to be passing by, saw his son sweeping, his confronted the teachers and then walking away from the school holding Om Prakash's hand, he said loudly for all of them to hear, "You are a teacher, so I am leaving now." क्या उन्होंने कहा,
आया तो उसके हाथ पकड़ लिया, कहा कि चलो यहाँ से, ठीक है। और टीचर को धमकाया कि आप टीचर हो इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, बट रिमेम्बर दिस मच मास्टर, बहुत हो चुका, he will study right here, वो यहाँ पढ़ने के लिए आया है in this school, and not just him, but there will be more coming after him. और उसी की बात नहीं है, और भी लोग जो आ रहे हैं दलित लोग, उनके साथ भी इस तरह के बिहेवियर होते हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी से आपको क्या पता चला कि एक बच्चा अपने कास्ट के वजह से डिस्क्रिमिनेट हो रहा था, उसके साथ इनइक्वालिटी हो रही थी, उसका डिग्निटी वायलेट हो रहा था। वेरी गुड, ठीक है। ट्रीटेड अनइक्वली बाय टीचर और क्लासमेट। अब कहता है इमेजिन योरसेल्फ एज द ओम प्रकाश, अगर आप ओम प्रकाश हो, and write 4 lines about how you would feel if you were in the same situation as him. I would feel really unequal from others. unequal and बहुत बुरा फील होगा आपको, ठीक है, बैड फीलिंग होगा आपका, और डिस्क्रिमिनेट आपको। बाकी बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और मुझे ग्राउंड साफ करना पड़ेगा। हाँ, वेरी गुड। अब सेकंड स्टोरी स्टार्ट करते हैं। The second story read out कीजिए। Incident that took place in one of the India's largest cities and is common practice in most parts of the country. It is a story about Mr. and Mrs. Ansari who were looking to rent an apartment in the city. They had the money, and so paying the rent was no problem. They went to a property dealer for help to find a place. The dealer informed them that he knew about quite a few places, apartments that were available for rent. They visited the first apartment, and then Ansaris liked it very much and decided to take it. However, then the landlady found out their names. She made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because buildings do not have any non-vegetarian residents. Both the Ansaris and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. The same excuse was repeated in the second and the third apartments. Finally, the property dealer told them that they might want to change their names and call themselves Mr. and Mrs. Kumar. The Ansaris were reluctant to do this and decided to look some more. In the end, it took a whole month of looking at apartments before they found a landlady who was them a place to rent. स्टोरी से क्या पता चलता है? एक मुस्लिम इसमें अंसारीज का स्टोरी है जो रिलीजन में डिफरेंट है, हिंदू नहीं है और वो लोग मुस्लिम है। तो क्या होता है कि वो अपार्टमेंट चाहते थे रेंट के लिए, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं तो फिर जो लैंडलॉर्ड है, लैंडलेडी सॉरी, वो उनका नाम देखती है और वो एक्सक्यूजेस बनाती है कि यहाँ पे सारे वेजिटेरियन ईटर्स हैं या नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट्स नहीं है। तो लेकिन फिर वो लोग सोच रहे थे कि बगल में तो फिश कुक हो रही है, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट्स नहीं है। तो फिर प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि अपना नाम चेंज कर लो, मिस्टर एंड मिसेस कुमार कर लो। तो ऐसे तो कोई अपना सरनेम चेंज नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद 1 मंथ के बाद उनको अपार्टमेंट मिला। तो इस स्टोरी में यही था कि उनका डिग्निटी हर्ट हो रहा था उनके रिलीजन से। Why do you think this Ansari were being treated unequally? तो आपने बताया what did you do if you were in the Ansari position and could not find a place to live because some people did not want to live next to you because of the religion you practice. अब रिलीजन की वजह से आपको अगर नहीं करेगा तो इससे आप डिस्क्रिमिनेट फील करोगे, डिप्राइव फील करोगे। कैसे इक्वलिटी मतलब कहते तो है, प्रैक्टिकली तो कहते हैं all citizens are equals, लेकिन इन प्रैक्टिस में जब हम लोग के पास जाते हैं तो वो उस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, वो अनइक्वल ट्रीट करते हैं, कोई ना कोई एक्सक्यूजेस देते हैं उसके लिए, ठीक है। और इस तरह ये एक्चुअल प्रैक्टिस इस तरह के होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें आते हैं रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी
तो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में बोलते हैं डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स को हम लोग मेंटेन रखेंगे। तो यहाँ पर यू हैव अंडरस्टूड व्हाई नाउ दैट द कास्ट वी आर बोर्न इनटू, रिलीजन वी प्रैक्टिस, द क्लास बैकग्राउंड वी come from, whether we are male or female, they are often the things that determine why some people are treated unequally. Om Prakash, Valmiki and Ansari are being treated unequally on the basis of differences of caste and religion के basis पे उसमें discrimination किया जा रहा था। तो when person are treated unequally, their dignity is violated। ठीक है, उनकी dignity जो गरिमा जो है, एक अच्छा लाइफ जीने का जो गरिमा है एक स्टेटस के साथ, डिग्निटी उनकी वो वायलेट हो रहा है। डिग्निटी ऑफ बोथ द ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी वायलेटेड बिकॉज द वे इन विच दे वर ट्रीटेड। ठीक है, बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल बिकॉज ऑफ द कास्ट, ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूलमेट एंड टीचर हार्ट his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all other students in the school. Being a child, Om Prakash Valmiki could do very little about in the situation that he was in. It was his father who, on seeing his son sweep, felt angry by this unequal treatment and confronted the teachers. The Ansari dignity was also hurt when the person refused to lease their apartment. However, when the property dealer suggested that they change their name, it was their dignity or self-respect that made them refuse this suggestion. Why they refused? Why Ansari refused to change his name? क्योंकि फिर उनका सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को अफेक्ट कर रहा था। कोई अपना रिलीजन नहीं चेंज कर सकता है। Om Prakash and Ansari do not deserve to be treated like this. They deserve the same respect and dignity as anyone else. ठीक है? Equality in Indian democracy. अब आइए हम लोग इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वलिटी की बात करते हैं। इंडियन डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी के बारे में क्या कहा गया है सिद्धि? Every person is equal. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस every person is equal and every person is equal before the law. The state, before the state, every citizen are equal and equal protection of the law, equally treated. ये कहा गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। दिस मीन्स एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट रिलीजन ट्राइब्स एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड रिकॉग्नाइज एज इक्वल। This is not to say that inequality ceases to exist. इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहने का मतलब ये नहीं है कि इनइक्वलिटी हट ही गया है, खत्म हो गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये कहा गया है एवरीवन इज इक्वल। तो दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वलिटी सीज टू एग्जिस्ट। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि इनइक्वलिटी हट गया है, सीज हो गया है, खत्म हो गया है। इट डजंट, but at least in democracy India, principle of the equality of all person is recognized. Principle of democracy recognized किया है? While earlier no law existed to protect people from the discrimination and ill treatment. Now there are several that burst to see that people are treated with dignity such as equals. पहले क्या था? तो इसके पहले कोई ऐसा लॉ नहीं था, लेकिन अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह प्रिंसिपल डाल दिया है कि अब किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, इल ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। हमने लीगल प्रोविजन, लीगल फ्रेमवर्क उसको दिया है। दिस देखो यहाँ पर पार्लियामेंट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द आवर डेमोक्रेसी एंड वी आर रिप्रेजेंटेड इन द थ्रू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो पार्लियामेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? पार्लियामेंट ने बनाया है, सब लोग के कंसेप्ट लेके, और उसके अंदर लॉ का हमने प्रोविजन रखा है इक्वल लॉ ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ एज ए फंडामेंटल राइट हमने रखा है कि लोगों का फंडामेंटल राइट है। लेकिन इनइक्वलिटी अभी भी एग्जिस्ट है। सिर्फ प्रिंसिपल रखने से हम इक्वल हो जाएंगे, इक्वली ट्रीट करने जाने लगेंगे, ऐसा नहीं है। हमें उसका प्रैक्टिस करना चाहिए।
तो अभी भी हम डिस्क्रिमिनेशन और इल ट्रीटमेंट का बहुत से एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं। जैसा कि ऊपर के स्टोरी में आपने देखा, कांता के या इसमें अंसारी के केस में आपने देखा, ठीक है। और उसके बाद कोई वाल्मीकि थे तो उनके केस में आपने देखा। दिस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द इक्वलिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या प्रोविजन है, एक मिनट इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहला क्या प्रोविजन, every person is equal before the law. Every person is equal before the law. What this means is that every person from the president of the country to Kanta, a domestic worker who has to obey the same law. Same laws. ठीक है, मतलब every person is equal before the law. इसका मतलब है कि हर लोग, चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेके छोटा वर्कर हो, सब लोग इक्वल हैं। एंड दूसरा, no person can be discriminated. No person can be discriminated against on the basis of their religion के बेसिस पे नहीं किया जाएगा, रेस के बेसिस पे नहीं किया जाएगा। रेस समझती है, रेस मतलब रिलीजन तो समझती है, धर्म। रेस समझती है, किस रेस से हैं हम लोग। हम लोग कहते हैं हम आर्यन रेस से आ रहे हैं, हम यहाँ के लोग अनार्य हैं, आदिवासी, इस तरह के रेस से हम लोग कहते हैं। तो इसके बेसिस पे ये नहीं करना चाहिए। कोई कहेगा पर्शियन रेस के हैं, ठीक है। कास्ट सिस्टम, कास्ट को समझ में आता है आपको? कुछ कास्ट के नाम बताइए आप। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हाँ, इसके अंदर भी कुछ कास्ट के नाम बताइए। शूद्र के अंदर दलित हो सकते हैं। दलित इज नो कास्ट है, दलित मतलब डिप्राइव्ड है। उसके अंदर बहुत से कास्ट जो हम लोग कहते हैं जनरली जो यूज करते हैं, एक्चुअली वो काम करने के बेसिस, जैसे कुम्हार जो है वो बर्तन बनाने का काम करता है। ठठेरा जो है वो ये जो कुम्हार जो होता है मिट्टी का बर्तन बनाता है। ठठेरा जो होता है जो ये स्टील, तांबा और ये अल्युमिनियम वगैरह के बर्तन बनाते हैं। सोनार जो होता है सोने का काम करता है। इस तरह सब बहुत से कास्ट भी हैं। प्लेस ऑफ द बर्थ कहाँ से बिलोंग करती है, जैसे तुम्हें कहता तुम तो बिहारी हो, ठीक है। कोई कहता तुम तो दिल्ली की हो, तुम झारखंड की हो, इस तरह करता है। और वेदर दे आर फीमेल और मेल, तुम लड़की हो, तुम नहीं कर सकती, तुम लड़के हो। दो तरह की चीज हमने देखा यहाँ पर। एंड तीसरा, every person has access to all public places. every person has access to all public places, ठीक है, including playground, hotels, shops and markets, ठीक है। All person can use publicly available wells, roads and bathing ghats, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा प्रैक्टिस देखा आपने। और चौथा, untouchability has been abolished, मतलब छूत अब नहीं है। हाँ, तो 4 तरह के। पहला क्या देखा आपने? क्या कहते हैं, पहले था कि everyone is equal before the law. हाँ, equal before the law क्या था? Equal before the law. दूसरा क्या था? No person can be discriminated against on the basis. No one should be discriminated against the basis of religion, caste, race, place of birth or gender. ठीक है, याद रहेगा ये। डिस्क्रिमिनेशन कास्ट, रिलीजन, रेस, डेट ऑफ द ये बर्थ प्लेस और जेंडर के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तीसरा, untouchability has been abolished.
नहीं, तीसरा एक्सेस टू पब्लिक प्लेस, हाँ, एक्सेस, है ना? everyone should have access to any place. पब्लिक प्लेस, एनी प्लेस हाँ, नहीं, public, एक्सेस टू पब्लिक प्लेस, all public places. ठीक है? एंड फोर्थ, Untouchability has been abolished. ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 4 प्रोविजन मिले आपके। क्या है पहला, क्या है? Everyone is equal before the law. No one should be no discrimination. on the basis Access of, to public places. no discrimination on the basis of Religion, caste, race, place of birth, gender. religion, caste, Race, race, place of birth और gender. याद रहेगा? हाँ. Religion, caste, place of birth, race, gender. place of birth और gender। तो शॉर्ट एब्रिविएशन बना सकती है आप इसकी? क्या? शॉर्ट एब्रिविएशन कर सकती है इसको? 2 R है, रिलीजन, रेस, PG, caste, place, gender. इस तरह जिससे आपको याद रख सके, ठीक है? तो 4 तरीके हो गए, ठीक है? इन टुडे नो योर कॉन्स्टिट्यूशन में आप ये चारों पॉइंट को कवर करके बोलेंगे आप। हटा देते इसको, नोट नहीं करना आपको। The 2 ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is first through the law and the second through the government program or scheme to help disadvantaged communities। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट किस तरीके से इसको इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए कोशिश कर रही है। इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च करती है। नहीं, 2 चीजें यहाँ पे ध्यान रखिए, स्कीम सिर्फ स्कीम नहीं है। सबसे पहला काम वो करती है लॉ के द्वारा, guaranteed in the constitution is first through लॉ के द्वारा उसको इन्फोर्स करवाती है। और जैसे, और दूसरा अनटचेबिलिटी को हटा दिया गया। कोई अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है तो उसको सजा देती है, पनिश करती है। तो जैसे थ्रू द लॉ, अनटचेबिलिटी पे लॉ बनाया गया है। दूसरा, थ्रू गवर्नमेंट स्कीम चलाती है और प्रोग्राम और स्कीम चलाती है टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज। जैसे पंचवर्षीय योजना है, बहुत से प्रयोग, ये नरेगा वगैरह बहुत से प्रोग्राम जो चलते हैं। हाँ, तो मिड डे ये फूड वगैरह जो स्कीम जो चल रहे हैं आपके स्कूल वगैरह में, सब सारे बहुत से प्रोग्राम है जिससे डिसएडवांटेज कम्युनिटीज को हेल्प कर सके। प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट क्या होता है? इन प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट क्या है? इन प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट क्या है? हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज। तो गवर्नमेंट कैसे मतलब इक्वलिटी की इम्प्लीमेंट में करती है, बताइए इससे। थ्रू लॉज एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम। पहला लॉ, दूसरा गवर्नमेंट प्रोग्राम और स्कीम्स। लॉ बताइए क्या, जैसे लॉ में बताइए कुछ एग्जांपल। जैसे अनटचेबिलिटी, तो अनटचेबिलिटी कोई करता है, कोई प्रैक्टिस करता है तो उसको पनिश करती है, उसको पनिश करती है। अनटचेबिलिटी लॉ बना हुआ है। उसी तरह गवर्नमेंट प्रोग्राम और स्कीम में के अंदर कुछ बताइए। मिड डे मील स्कीम वेरी स्कूल में, एलिमेंट्री स्कूल में लॉन्च हुआ था, उसके बारे में आगे पढ़ें। वेरी गुड।
गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कूल, ये स्कीम जो बनाए जाते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? To help disadvantaged communities. हाँ, communities, very good. There are several law in India and protect every person right to be treated equally. बहुत से law India में. In addition to the law, the government has also set up several schemes to improve lives of the communities and individuals who have been treated unequally for several centuries. This scheme are ensure greater opportunity for people who have not had this in the past. One of the steps taken by the government to include क्या मिड डे मील स्कीम, कुछ नाम है जैसे मिड डे मील स्कीम आपका हो गया. This refers to the program introduced in all government elementary school to provide children who cooked lunch with cooked lunch. Tamil Nadu was the first state. कौन सा स्टेट था सबसे पहले इसको शुरुआत किया था? तमिलनाडु. याद रहेगा? हाँ. कब किया था? 2001. Very good. The Supreme Court asked all state government to begin this program in their school within 6 months. Supreme Court ने order दिया सारे state government इसको introduce करे. कितने महीने में? 6 months. This program has had many positive effects. इसका हुआ. This include the fact that more poor children have begun enrolling and regularly attending class. Purpose क्या था इसका? इसका पर्पस था कि बच्चे जो लंच ब्रेक में घर जाते थे फिर वो स्कूल में नहीं आते थे तो फिर उनका अटेंडेंस ज्यादा हो गया. This program has had many positive effect. ये हो गया इसका began enrolling and attending regularly. Teacher has reported that earlier children would often go home for the lunch and then not return to school, but now with the midday meal being provided in school, their attendance has improved. Their mothers who earlier had to interrupt their work to feed their children at the home during the day now no longer need to do so. The program has also helped reduce caste prejudices. Caste prejudice को भी reduce करता है. Because caste prejudices मतलब? कास्ट प्रेजुडिसेस का मतलब होता है कि किसी कास्ट के बेसिस पे किसी को हम मतलब छोटा बड़ा देखते हैं. ठीक है, ये कास्ट का है, इसको इस कास्ट प्रेजुडिस को कहते हैं. बिकॉज चिल्ड्रन ऑफ ऑल कास्ट इन द स्कूल ईट दिस मील टुगेदर एंड इन क्वाइट ए फ्यू प्लेसेस. दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील. द मील दलित एम्प्लॉय होती है उसको बनाती है. द मिड डे मील प्रोग्राम आल्सो हेल्प रिड्यूस द हंगर ऑफ द पुअर स्टूडेंट हु ऑफ्टन कम टू द स्कूल एंड कैन नॉट कंसंट्रेट बिकॉज देयर स्टमक आर एम्प्टी. ठीक है, तो इससे क्या होता था, जो गरीब लोग बच्चे थे जो आते थे और अपना भूख के कारण कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे अपने स्टडी पे. तो ये इसका बेनिफिट था. इसके कुछ साइड इफेक्ट बता सकती है? पॉजिटिव साइड इफेक्ट नहीं, नेगेटिव साइड इफेक्ट शायद आपके इस बुक में नहीं हो सकता है. आप ऐसा कीजिएगा कि 2 या 3 टीचर का आप इंटरव्यू लीजिएगा. ठीक है, आफ्टर एग्जाम. ठीक है, और इसका साइड इफेक्ट पूछिएगा. में तो बेनिफिट्स है ना, नेगेटिव कैसे हो सकता है? नेगेटिव आप पूछिएगा जो लोग एक्चुअल प्रैक्टिस में है, जैसे कि आप अजय जी से पूछिएगा, सॉफ्टी से पूछिएगा, तो मैम से पूछिएगा, तो इनसे आप पूछिएगा इसका साइड इफेक्ट क्या है मिड डे का. यहाँ तो पॉजिटिव पक्ष है. कुछ साइड इफेक्ट इस तरह हुए हैं कि बहुत से जो कर्मचारी लगे हुए हैं इसके, ठीक है, वो इसका अननेसेसरी बेनिफिट उठाते हैं. ठीक है, इसके नाम पर बच्चों को, इवन बच्चों पढ़ाई में कंसंट्रेशन भी कम कर दिया है लोगों ने. सारे टीचर इंगेज हो चुके हैं इन चीजों में. तो कुछ साइड इफेक्ट हैं, तो इसको इस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए कि एजुकेशन भी साथ साथ हो. समझ गए मिड डे स्कूल क्या है? लिस्ट 3 बेनिफिट ऑफ द प्रोग्राम. हाउ डू यू थिंक दिस प्रोग्राम माइट हेल्प प्रमोट ग्रेटर इक्वालिटी?
तो ग्रेटर इक्वलिटी के लिए क्या गया ये, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट जो है, जो हालांकि आपके बुक में नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी सिस्टम जब आता है उसको तो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं किया जाए, उसके साइड इफेक्ट आ जाएंगे आपको। इसमें बहुत से जो बच्चे जो हैं जो पढ़ते कहीं और है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने इनरोल करा रखा है गवर्नमेंट स्कूल में, वहां से उनको अनाज वगैरह मिलते हैं, इसलिए उन्होंने करा रखा है। इस तरह की चीजें भी हो रही है आजकल। While government program play an important role in the increasing equality of opportunity, there is a much that still needs to be done. While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in a school, there continue to be big difference in our country between the school that are the rich attend and those that poor attend. Even today, there are several schools in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequally. These children are forced into unequal situation in which their dignity is not treated equally. respected. भीमराव अंबेडकर का नाम सुना है आपने? हाँ। क्या बोलते भीमराव अंबेडकर? रीड आउट कीजिए। It is disgraceful to live at the cost of one's self-respect. Self-respect is most vital factor in life. Vital factor in life. Without it, man is a kipper to live. To live worthily with self-respect. One has to overcome difficulties. It is out of hard and ceaseless struggle alone that one derives strength, confidence, and recognition. Man is mortal. Everyone has to die someday or the other, but one must resolve to lay down one life in enriching the noble ideals of self-respect and in bettering one's human life. Nothing is more disgraceful for a brave man to have life devoid of self-respect. B.R. Ambedkar. Live life devoid of self-respect. ठीक है, मतलब ये सबसे डिसरेस्पेक्टफुल क्या पोजीशन होगा? कोई भी आदमी अपना विदाउट सेल्फ रेस्पेक्ट रहता है तो इसके लिए डिसग्रेसफुल होगा। ठीक है, तो मैन इज अ मोर्टल। ठीक है, एवरीवन हैज डाई समडे और अदर, हर आदमी को मरना ही मरना है। ठीक है, तो इसके लिए लेकिन जब तक वो जीवित है कैसे उसको सेल्फ नोबेल आइडियल्स ऑफ द सेल्फ रेस्पेक्ट और ठीक है और एज ए ह्यूमन बीइंग के साथ उसको रहना चाहिए। आगे कहते हैं इशू ऑफ द इनइक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। यहाँ पर कुछ अदर एग्जांपल हैं, आप बता सकते हैं इसमें कुछ एग्जांपल? हाँ, एक एग्जाम्पल है कि एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी रोजा पार्क्स, जो 1913 से 2005 तक उसकी लाइफ थी। वो क्या होता है, एक बार 1955 में 1 दिसंबर को उसने वो एक बहुत टायर्ड डे से बस में बैठी थी और उसने एक तो व्हाइट मैन ने उससे बोला कि मुझे यहाँ बैठना है, लेकिन फिर उसने रिफ्यूज कर दिया। तो इस मूवमेंट का नाम था सिविल राइट्स मूवमेंट। तो इसमें क्या था कि एक डेफिएंट एक्ट से उसने अमेरिकन हिस्ट्री चेंज कर दी। लोगों ने उसका विरोध किया, उसके बाद लॉ बना होगा नहीं? इसका नाम क्या था लॉ का? सिविल राइट एक्ट ऑफ द 1964। ये प्रोहिबिट करता था बाद में डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एंड नेशनल ओरिजिन। इसके बेसिस पर ऐसा नहीं कहो कि आप इंडियन हो आप हट जाओ। ठीक है, तो इस तरह का चीजों को सिविल राइट एक्ट प्रोहिबिट करता था, डिस्क्रिमिनेशन को। ठीक है, it also stated all schools would be open to African and American children and that they would no longer have to be attend separate schools especially set up for them। ऐसा कहेंगे तुम बिहार से आई हो तो तुम दूसरे स्कूल में पढ़ेगी और दिल्ली से आया है और दूसरे स्कूल में पढ़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पर फॉरेन में भी इस तरह के प्रैक्टिस थे, तो उसको बाद में लॉ बना के उसको खत्म करने का प्रयास किया गया। यहाँ पर आप आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इस सब पढ़ेंगे। रीड आउट कीजिए। Excerpt from Article 15 of the Indian Constitution.
Prohibition of discrimination or grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them. No citizen shall, on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them, be subject to any disability, liability, restriction, or condition with regarded to a access to shops, public restaurants, hotels, and places of public entertainment, or B, the use of wells, tanks, bathing arts, roads, place of public resort maintained wholly or partially out of state funds or dedicated to the use of general public. ठीक है, अभी आपने 4 पॉइंट पढ़ा, 4 पॉइंट में आपको 2 पॉइंट यहाँ पे हैं, ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और जेंडर और एनी ऑफ देम, ठीक है। और दूसरा लिखा, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ द प्लेस सब्जेक्ट टू डिसेबिलिटी। देखिए सब्जेक्ट टू डिसेबिलिटी लायबिलिटी, अगर मान लीजिए कोई चल नहीं सकता तो उसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट टू डिसेबिलिटी लायबिलिटी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट, तो इस तरह की जगहों पे उनका एक्शन बनाया जाएगा। ये इस ग्राउंड के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं आप। एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, नो डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, यहाँ पर इस पॉइंट में है नो डिस्क्रिमिनेशन एंड यहाँ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लिखा हुआ है, ठीक है। 2 पॉइंट यहाँ से हो गया था और ऊपर 2 पॉइंट आपने और पढ़ा था। 4 पॉइंट थे आपके, कौन कौन से? फर्स्ट पॉइंट क्या था? The state shall not discriminate against any citizen on grounds of religion, race, caste, sex. फर्स्ट पॉइंट था आपका No state shall not discriminate any citizen. फोर्थ पॉइंट, 4 पॉइंट थे आपको, आपके सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपने पढ़ा था, हाँ, every person everyone is equal before the law. And second, second, that no person should be discriminated against and should on the basis of religion, race, caste, sex, place of gender, मतलब place of birth. उसके बाद third था every person has access to all public places, including hotel, shops, and market. Fourth, untouchability has been abolished. Recognition of equality in the constitution in four ways, ठीक है। इक्वलिटी को कैसे रिकॉग्नाइज किया गया? इन 4 तरीकों से रिकॉग्नाइज किया गया। तो 4 पॉइंट में आपने 2 पॉइंट देखा आर्टिकल 15 में। इंडियन डेमोक्रेसी, व्हाट इज द चैलेंज बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी? व्हाट आर द चैलेंजेस? Read out this para. No country can be described as being completely democratic. There are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues. Central to this is struggle for the recognition of all persons as equal and for the dignity to be maintained. In this book, you will read about how the issues of equality affects various aspects of our daily lives in democratic India. As you read these chapters, think about whether the equality of all persons and their being able to maintain the dignity is upheld. पैरा समझ में आया? हाँ। डेमोक्रेसी में क्या चैलेंज है? ये देखो, कोई भी कंट्री कंप्लीट डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता, कंप्लीट इक्वलिटी नहीं हो सकता, ठीक है। 2% सपोज आप माइक ऑन कर लो, सपोज मान लो 2% दोनों पढ़ाई करता है, ठीक है, दोनों का इक्वल रिजल्ट तो नहीं आएगा, ठीक है। तो कंप्लीट इक्वलिटी नहीं आ सकता। तो गवर्नमेंट है जो ट्राई करते रहता है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि नए, देखो, न्यू इश्यूज, हमेशा समाज में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते आते हैं।
तो उसके बेसिस पे नए इश्यूज के सामने आएंगे तो इक्वलिटी के प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आएंगे। जैसे मान लो कोरोना हुआ लोगों को, तो बहुत से लोग कोरोना हो गया, उसको कहा गया कि आप यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, दूसरे लोगों का आप जा सकते हैं। दैट इज द पब्लिक हेल्थ के लेकर ये डिसीजन लिया गया। लेकिन न्यू इश्यू को लेकर इक्वलिटी के प्रॉब्लम आएंगे, नए नए इश्यूज आएंगे, नए नए कम्युनिटी बनाएंगे, नए नए सोसाइटी बनेंगे, तो इस तरह के नए ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे, तो बहुत से प्रॉब्लम इसको डेमोक्रेसी को, इक्वलिटी को प्रैक्टिस करने में आएंगे। तो ये था चैलेंज ऑफ द डेमोक्रेसी। There are always communities and individuals trying to expand the idea of the democracy. डेमोक्रेसी के आइडिया को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, एंड पुश टू फॉर ए ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी। और ग्रेटर रिकॉग्नाइजेशन मतलब हमेशा ज्यादा इक्वलिटी प्रैक्टिस में आए, ग्रेटर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वलिटी ऑन एग्जिस्टिंग, पहले से जो है अभी जो चल रहे हैं, एज वेल एज न्यू इश्यूज को लेके। Central to this is the struggle for the recognition of all person as equal. इसके लिए क्या करते हैं लोग? स्ट्रगल करते हैं। संसद भवन में देखती है कि नहीं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, स्ट्रगल and for their dignities to be maintained, और all person as equal and for their dignity to be maintained, और dignity को maintain करने के लिए। तो इस बुक में आपने कुछ रीड आउट किया, इशू ऑफ द इक्वलिटी वी अफेक्ट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेली लाइफ इन डेमोक्रेटिक इंडिया। ठीक है, as you read this chapter, think about the better equality of the all person and their being able to maintain their dignities upheld. अब आप यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज है और कुछ कीवर्ड है। आई थिंक यहाँ पर आप देखिए, अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, person with disabilities have equal rights and that the government should make possible their full participation in society. अब कोई ये है, अपाहिज है, डिसेबल है, तो उसको प्रेफरेंस देना होगा ना, प्रेफरेंस देना होगा। इसमें इस लड़के की जो डिग्निटी है वो ओवरलुक्ड हुई है, क्योंकि इस लॉ के हिसाब से इसके लिए इस चीज के लिए तो रैंप बनने चाहिए थे। हाँ, the government has to provide free education and integrate children with disability into the mainstream school. ठीक है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन करना चाहिए, करती है। The law also states all public places including building, school etc. should be accessible and provided with the ramps. ठीक है, ये सारा फ्री एजुकेशन है। ठीक है, उसके बाद रैंप वगैरह की प्रोविजन करना। तो ये कौन सा एक का नाम क्या है? Right of the Person with Disabilities Act 2016. 2016. What do you understand by them all person are equal before the law? I understand that every person is equal before the law, because by the term equality is important in a democracy, because democracy is in the government is of the people, by the people, for the people, and equality is essence of democracy. If people are discriminated against on basis of caste, religion, race, gender, prosperity, etc., the democracy will not survive. What do you understand? All person are equal before all person, every person, all person, even president, pradhan mantri to the dalit or servant or worker are equal before the law. This means every person, president, prime minister, ठीक है, VIP person, workers, servant, employee, every person is equal before the law. Okay, why do you think this is important in democracy? तो ये आपने एक्सप्लेन कर दिया। ये इसको अगर सही पर्सन में अगर एक्सप्लेन कीजिएगा, देखिए इसको बोला भी गया है यहाँ पर कि इसलिए उन्होंने कहा कि आप डिस्क्रिमिनेट मतलब इसको इस तरह समझिए। हाँ, देखिए, first, every person is equal before the law. What this means is that every person from the president of the country to
डोमेस्टिक कांतामैन। वर्कर, सर्वेंट, ठीक है, सब लोग हैज टू ओबे द सेम लॉस, ओबे द सेम लॉ, सब पर एक ही लॉ सब मानते हैं, मानेंगे, एक ही लॉ सब पर एप्लीकेबल होता है, दिस मीन्स, ठीक है। हाँ, In a democracy, why is universal adult franchise is important? क्या? Why universal adult franchise is important? In a democracy, the universal adult franchisee is important as democracy is the government of the people, by the people, for the people. So the concept of universal adult franchisee is based on equality, as every adult has one right to vote, has a right to vote. मतलब इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल, डेमोक्रेसी में क्या चाहिए, इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल हो जाएगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, कास्ट, सेक्स, जेंडर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यूनिवर्सल एडल्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इट मींस all adults, those are 18 and above citizens, have the right to vote irrespective of their social or economical background. Irrespective of their social and economical background, they have the equal right to vote. That's nice. What do you understand by dignity? Dignity. Dignity is refers to thinking of oneself, self-respect, and other persons as worthy of respect. समझा सकते हैं इसको? डिग्निटी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और अगर कोई अनइक्वल मतलब किसी को कोई अनइक्वल ट्रीट करता है तो उसकी डिग्निटी वायलेट हो जाती है। थिंकिंग ऑफ ओनसेल्फ, अपने बारे, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचना और दूसरे को भी इज्जत देना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि दूसरे को हम कहेंगे तुम नीचे हो और मैं अच्छा हूं, दैट इज नॉट सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी। हम अपने को तो सम्मान दे ही रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट तो कर ही रहे हैं, साथ में ही हम दूसरे का भी सम्मान कर रहे हैं, दैट इज द डिग्निटी। थिंकिंग ऑफ ओन सेल्फ एंड अदर पर्सन, अपने और दूसरे के बारे में सोच रहे हैं एज वर्दी ऑफ द रिस्पेक्ट, सब लोग रिस्पेक्ट के काबिल हैं, योग्य हैं, मैं भी और दूसरे लोग, मैं भी और सब लोग रिस्पेक्ट के योग्य हैं, वर्दी ऑफ द रिस्पेक्ट, ठीक है, समझ में आया डिग्निटी। मैं और सब लोग रिस्पेक्ट के योग्य हैं, रिस्पेक्टेबल हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? माइक ऑन करके बोलिए। This is a document that lays down the basis rule and regulation for people and the government in the country to follow. ठीक है। Source of the document, source of the law. Constitution is the source of the law. Document lays down basic rules and regulation for people and government in the country to follow. Civil right movement कहाँ हुआ था? 1950 USA में. In which African and American people demanded equal right and end to racial discrimination. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए सिविल राइट मूवमेंट हुआ था। तो सिद्धि, मैं समझता हूं कि हम लोगों ने सारे एस्पेक्ट को आज कवर कर लिया है इन ऑल रेस्पेक्ट। कोई डाउट है आपके, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।